आइए क्या पढ़ने वाले थे बच्चे हम लोग? बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ठीक है, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं हम लोग? बीटी। तो ये बैसिलस थुरिंजिएंसिस बीटी क्या है? एक जीवाणु है, एक बैक्टीरिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम केवल इसी की बात कर रहे हैं और कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। इसको कहां डालेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो बाद का सीन है ना। हम पहले इसको समझ लें। अगर इसको समझ गए बढ़िया से तो इसको जहां डालेंगे सबसे पहले हमको इसके कार्य को समझ लेना, ठीक है। ये कार्य यदि हमको समझ में आ जाए कि ये करता क्या है, कैसे रहता है, इसके पास क्या जीन मिल रहे हैं, सब कुछ बातें समझ में आने लगेंगी। हर्षित जरा गेट बंद कर बाबू जरा। देखिए हम उस बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। अब ये बैक्टीरिया हमारा कौन है? बैक्टीरिया ये बैसिलस थुरिंजिएंसिस। अब बाबू जाहिर सी बात है कि कोई भी जीव होगा उसके अंदर उसका अपना खुद का डीएनए तो मिलेगा ही मिलेगा। इसमें डीएनए मिल रहा है इसका, एकदम आराम से समझिएगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं, ठीक है। अब इसके डीएनए में बहुत सारे जीन होंगे, ठीक है ना, लेकिन इसके डीएनए का एक विशिष्ट जीन, विशिष्ट इसलिए बोला क्योंकि आगे चलकर ये एक विशिष्ट प्रोटीन का निर्माण करेगा, ठीक है। अब ये कहानी देखो बाबू कई बार बताया जा चुका है कि किसी भी जीव के अंदर मिलने वाला डीएनए बदलता है पहले आरएनए में। इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाता है? अनुलेखन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। फिर ये आरएनए आगे चल के एक प्रक्रिया करता है जिसका नाम है अनुवादन, ये कहलाता है अनुलेखन। और ये आरएनए से आगे चल के बनता है प्रोटीन, ये कहलाता है बाबू अनुवादन, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग कहीं ना कहीं बहुत पहले पढ़ चुके हैं आणविक वाले चैप्टर में, आणविक आधार वाले चैप्टर में, कि डीएनए से बनेगा आरएनए कहलाएगा अनुलेखन, फिर आरएनए से बनेगा प्रोटीन कहलाएगा अनुवादन। अब ये प्रोटीन जो होगा कुछ 4 प्रकार से हो सकता है ना। क्या क्या हो सकता है? एंजाइम हो सकता है, उसके बाद हार्मोन हो सकता है, फिर एंटीबॉडी हो सकता है, और उसके बाद एंटीजन हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है ना कि किसको कितनी मात्रा में जोड़ा जा रहा है, किसकी सांद्रता कितनी है, क्योंकि मिला जुलाकर जो ये प्रोटीन बनता है ना, ये बाबू ये प्रोटीन नहीं बनता, क्या बनता है? अमीनो अम्ल बनता है। समझ में आ गई? अनुवादन के दौरान अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। और प्रोटीन की यदि आपको परिभाषा देनी हो तो क्या कहोगे कि बहुत सारे अमीनो अम्ल की श्रृंखला एक साथ जब जुड़ेगी तो वो जो श्रृंखला बनेगी वो श्रृंखला क्या कहलाएगी? प्रोटीन नहीं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, बात समझे। और हो सकता है कि जो आपका प्रोटीन बने ये केवल एक पॉलीपेप्टाइड से बने या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड से बने, ठीक है। तो प्रोटीन किस प्रकार का बनाना है वो निर्भर करता है बाबू किस पर? पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला पर, उसमें कितने अमीनो अम्ल जुड़े हैं, ठीक है, या फिर वो प्रोटीन कितने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बना हुआ है। इन सब कुछ का निर्धारण करते हुए आगे चल के एंजाइम बनता है, हार्मोन बनता है, एंटीजन बनता है और फिर एंटीबॉडी बनता है। बात समझे? चल, तो ये कहानी बहुत पहले हम देख चुके हैं। अब क्या? तो इसके पास भी क्या मिल रहा है बाबू? डीएनए मिल रहा है। अब ये क्या करेगा? तो सीधा सीधा हम एक स्टेप दिखाते हैं। यहां पे क्या करेगा? अनुलेखन करेगा पहले। तो अनुलेखन जब करेगा तो क्या इसका डीएनए से आरएनए बन जाएगा? क्या इसके अंदर बन जाएगा? चलो भाई आरएनए बन गया। अब अनुलेखन के दौरान बन गया इसके अंदर आरएनए। और आपको पता होना चाहिए कि आरएनए क्या होता है? एक सिंगल धागा होता है ना, सिंगल स्टैंडर्ड, एकल रज्जुकी बोलते हैं उसको। जबकि डीएनए कैसा है? द्विरज्जुकी है, ठीक है। अनुलेखन कर लिया इसने, बना दिया क्या बाबू? अपने डीएनए से आरएनए। चलो ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करेगा ये? अब करेगा अनुवादन। अब अनुवादन में क्या होगा? इस आरएनए से क्या बना दिया जाएगा? प्रोटीन, ठीक है। यानी कि इस बार अब ये अनुवादन के दौरान इसके आरएनए से बना दिया जाएगा प्रोटीन, ठीक है। तो इसने क्या बना दिया? दूसरी प्रक्रिया के दौरान प्रोटीन का निर्माण कर दिया। बस ध्यान रखना कि ये जो प्रोटीन बनता है ना, ये प्रोटीन के रवे बनते हैं। रवे जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल। एक दिन क्रिस्टल के बारे में समझाया था। जैसे आप सिंपल सा समझ लो कि आपका एक बालू का दाना है ना, आप उसको क्रिस्टल समझ लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि जो प्रोटीन बनेंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे, रवेदार बनेंगे, क्रिस्टल बनेंगे, ठीक है। और ये जो रवेदार प्रोटीन बने हैं, जो क्रिस्टल बने हैं प्रोटीन के, ठीक है,
ये जो होते हैं बाबू एक आम माध्यम में, आम माध्यम मतलब कि साधारण माध्यम में अघुलनशील होते हैं। अब साधारण माध्यम जैसे पानी वगैरह हो गया, अगर आप उस पानी में इस रवेदार प्रोटीन को घोलना चाहेंगे तो ये घुलेगा नहीं। बात समझ में आ गई? यानी कि एक साधारण माध्यम में ये कभी भी घुलेगा नहीं। हाँ, लेकिन इस रवेदार प्रोटीन को यदि क्षारीय माध्यम मिल गया, समझिएगा बात को, क्या बोला कि ये रवादार प्रोटीन किसी साधारण माध्यम में तो कभी नहीं घुलेगा। कैसा होगा? ये अघुलनशील होगा। लेकिन यदि इसको क्या मिल गया? क्षारीय माध्यम मिल गया, यानी कि किसी तरीके से इसको मिल गया क्षार। ये लो, इसके अंदर भरा पड़ा है क्षार। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं क्या? इस रवेदार प्रोटीन को। ये रवादार प्रोटीन पूरा का पूरा इस क्षार में क्या हो जाएगा बच्चा? घुल जाएगा। और घुलने के साथ साथ ये बदल जाएगा विषैले पदार्थ में। ठीक है, विषैला यानी कि पॉइजन, जहरीला पदार्थ। जब तक ये नहीं घुला है ना, ये जहरीला नहीं है, ये भी याद रखिएगा। अभी जब तक ये अघुलनशील है, इसमें जहर की कुछ भी मात्रा नहीं है, ये जहरीला नहीं है, विषैला नहीं है। विषैला कब बनेगा? कि जब इसको मिलेगा क्षारीय माध्यम, और ये क्षारीय माध्यम में जब घुल जाएगा। अब क्षारीय माध्यम में क्या हो जाएगा? ये घुल जाएगा। ये घुलनशील होता है क्षारीय माध्यम में। और जैसे ही घुलनशील होगा, ये सीधा का सीधा कैसा बन जाएगा? जहरीला बन जाएगा। तो ये कहानी थी बाबू किसकी? एक बैसिलस थुरिंजियस जीवाणु की। हमने इसके आगे कोई कहानी कही ही नहीं, कोई बात बताई ही नहीं, बस सीधा सीधा हमने यही बताया कि भाई बैसिलस थुरिंजियंसिस के पास क्या है? उसके पास खुद का अपना डीएनए है, और इसके डीएनए में बहुत सारे जीन मिल रहे हैं, जिसमें से केवल एक जीन की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या है भाई? तो हालांकि उसको हम लोग बीटी जीन के नाम से भी जान जाते हैं। ठीक है, तो आप समझने के लिए आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये जीन कौन है? हमारा बीटी जीन है। ठीक है, अब ये जो बीटी जीन मिल रहा है, ये बीटी जीन क्या करेगा? अनुलेखन करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं क्या करेगा? डीएनए में है, डीएनए से क्या बनाएगा? आरएनए। फिर वो आरएनए क्या करेगा? अनुवादन, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन करेगा तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। अब जब वो प्रोटीन जो बन रहा है ना, वो प्रोटीन कैसा है बाबू? रवेदार है। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा कि जो प्रोटीन बनाया जाता है वो कैसा होता है? रवेदार होता है। उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल। ठीक है, अब इस क्रिस्टल की यदि बात करें तो ये किसी साधारण माध्यम में घुलता नहीं है। होता कैसा? अघुलनशील। अब अघुलनशील है तो ये जहरीला है ही नहीं। जब तक ये घुलेगा नहीं तब तक जहरीला होगा नहीं। अब ये कहां पर घुलता है? तो ओनली फॉर क्षारीय माध्यम में। यदि इसको गलती से भी क्या मिल गया? क्षारीय माध्यम, उस क्षारीय माध्यम में हो जाएगा ये घुलनशील। और जैसे ही घुलेगा ये कैसा पदार्थ बन जाएगा? विषैला पदार्थ। मान लो कि आपके पास नमक है, ठीक है, और नमक घुल नहीं रहा है। ठीक है, आप पानी में घुलने का प्रयास करो, नमक घुल नहीं रहा, क्या आपके पानी का स्वाद चेंज होगा? क्या नहीं चेंज होगा, थोड़ा भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो तो घुल ही नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही घुल गया पानी का स्वाद चेंज हो जाएगा, क्या थोड़ा सा नमकीन हो जाएगा। सेम वही कहानी यहाँ पर है। जब तक नहीं घुला कुछ भी असर नहीं दिखा रहा है अपना, और जैसे घुल गया ये कैसा हो गया? विषैला। अब विषैला होते ही क्या करेगा? अपना असर दिखाएगा ये। बस यहीं तक क्या समझना था हमको? बैसिलस थुरिंजियंसिस को। ठीक है, अब देखो एक बात, जहां पे मैंने बीटी जीन बोला है, अब बीटी जीन को ना क्राइजीन भी कहा जाता है। क्राइजीन। अब क्राइजीन इसलिए कहते हैं, ये क्राइज शब्द आया है किससे? क्रिस्टल से। ये वो जीन है जो क्रिस्टल बनाता है, इसीलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया? क्राइजीन। ठीक है, हालांकि आगे चल के बात करेंगे कि क्राइजीन के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे क्राई फर्स्ट AB है ना, क्राई सेकंड AC, सॉरी क्राई फर्स्ट AC है, क्राई सेकंड AB है, क्राई फर्स्ट AB भी है। ठीक है, तो वो बाद में आएगा। सबसे अंतिम में देखेंगे किसका प्रयोग हम कौन से पादप पे करते हैं। बच्चे ये बताओ, क्या आपको ये बैसिलस थुरिंजियंसिस की कहानी समझ में आई? कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको ये ना समझ में आया? क्योंकि इसके आगे आज समय है, पूरा पढ़ेंगे हम लोग RNA इंटरफेस, जिसको हम कहते हैं RNA अंतरक्षेप। ठीक है, अब RNA अंतरक्षेप यदि किसी ने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से कहानी समझ में आएगी। खासकर उनको तो और समझ में आएगी जिन्होंने ये अनुलेखन और अनुवादन पढ़ा है। ठीक है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है बस खाली इतना दिमाग में रखना बच्चा, किन किन लोगों ने नहीं पढ़ा ये अनुलेखन अनुवादन? आप लोगों ने नहीं पढ़ा, बाकी पीछे। खैर, बस आप इतना ही दिमाग में रखना बच्चा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है कि अनुलेखन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनाना, और अनुवादन मतलब होता है आरएनए से प्रोटीन बनाना। ये अनुलेखन और अनुवादन हर किसी जीव में चलता है।
बात समझ में आई? चाहे वो हम हो या कोई एक जीवाणु हो, हर किसी में क्या चलता है, ये प्रक्रिया अनुलेखन और अनुवादन। क्यों? क्योंकि अनुलेखन के बाद क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से अनुवादन के बाद क्या बनता है, प्रोटीन। प्रोटीन तो नहीं बनता, क्या बनता है, अमीनो अम्ल। वो अमीनो अम्ल जुड़ता जाएगा क्या बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आगे चल के क्या बनाएगी, प्रोटीन। और ये प्रोटीन आगे चल के क्या बनाती है, 4 चीज। और इन 4 चीजों की जरूरत होती है किसी भी जीव में, है ना। तो वही कहानी है। तो बस इस बात को केवल दिमाग में रखिएगा तो आगे कहानी समझ में आएगी। यहां तक किसी को कोई आपत्ति? पक्का ना? अभी तो मुड़िया हिला दे रही हो सर। अच्छा या पूछ देते हो दिना, बस मुंडी गाड़ लोगी सर। पता नहीं क्या हो जाता है, समझाते तो एकदम परफेक्ट है, समझते भी सारे लोग परफेक्ट है, लेकिन जिस दिन पूछ दिए ना, अब उस दिन आपका हालत खराब हो जाता है, 2 4 10 लोग को छोड़ करके। हाँ चले, इसको खत्म करिएगा। तो खत्म करना है तो करिए, हालांकि समय आज नहीं लेते तो ज्यादा बेहतर था। देख लीजिए जिनको लिखना है लिखिए, थोड़ा सा फास्ट करिएगा। नहीं है अब हमने कल कुछ बातें लिखी थी कि हम लोग इस बायोटेक का इस्तेमाल कहां करने वाले, क्या कृषि में करने वाले थे क्या? ठीक है, चलिए तो हम इसी बायोटेक का इस्तेमाल करने वाले हैं बच्चा, खेती गृहस्थी करने में, यानी कि कृषि करने में, कृषि में उपयोग करने वाले हम लोग बायोटेक का। अब कृषि में उपयोग क्यों कर रहे हैं, पहले ये बात समझनी भी है। ठीक है, होता क्या है, कल हालांकि जाते जाते ये बात बताई भी थी कि मान लो कोई पादप है, इस पादप पर किसी प्रकार के कोई कीड़े लग रहे हैं। ठीक है, अब कीड़े लग रहे हैं तो इस पादप को नुकसान हो रहा है, इस पादप की उत्पादकता क्या हो रही है, कम हो रही है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि भाई हरित क्रांति की भी कल बात की थी कि हरित क्रांति के दौरान हमें एक ही चीज बताया गया है कि कुछ इस्तेमाल करो, बस क्या करना है, उत्पादकता आपको बढ़ा देनी है। तो उस समय क्या किया गया था, रसायनों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अब इस रसायनों के इस्तेमाल से बाबू बहुत समस्याएं हमें होती हैं, है ना। इसके बारे में कई बार डिस्कशन किए हुए हैं, क्या क्या समस्या हो सकती है कि ये रसायन, ये केमिकल इस पौधे पर लगे रहेंगे सपोज, और यदि हम उसको खाएंगे तो खाने के बाद कहीं ना कहीं सीधा इफेक्ट आता है हमारे ऊपर, सीधा का सीधा संक्रमण होता है हमारे ऊपर। खास करके उन महिलाओं के ऊपर तो ज्यादा इफेक्ट आता है जो महिलाएं गर्भवती है ना। उनके बच्चे का सिर टेढ़ा हो जाना, या वो बच्चे क्या हो जाते, विकलांग हो जाते, विकलांगता की स्थिति में आ जाते हैं, वे सारी चीजें। हो सकता है कि ये आपका जो रसायन आपने इस्तेमाल किया है ये सिप करके पानी की सहायता से कहां चला जाए, ग्राउंड लेवल वाटर में चला जाए। तो ग्राउंड लेवल वाटर में भी यदि जाता है तो वहां से भी हम जो जल का सेवन करते हैं वहां से भी हम तक ये रसायन पहुंच जाते हैं। अब सोचो कि सर एक वो पौधा में डालने से क्या होगा, बाबू एक नहीं, हमारे आसपास जितने भी किसान हैं सारे लोग क्या करते हैं, दवाई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा घास मारने वाली दवाई का नाम सुना आपने? धान का सीजन आता है तो क्या करते हैं कि पहले सोहने वाला काम होता था, है ना, सोहनियार को बुलाया जाता था, 100 200 500 रुपए जो भी दिया जाता था, और धान के बीच में उगे हुए घास को सोहवा दिया जाता था। अब आजकल क्या है, कोई मजदूरी करना भी नहीं चाहता, पहला चीज। दूसरा, यदि कर रहा है तो अब क्या, लेबर कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा हो गया, है ना। आम लोग मतलब कि कमाई कम है तो क्या करते हैं कि भाई 4 को अगर किसी को लेबर को लगाते हैं, कुछ भी करते हैं तो 500 रुपए दिया तो 2000 रुपए दिए। अब सीधा जाएगा 500 रुपए का दवा खरीद के लाएगा, काम हो गया खत्म। क्या करना है भाई, धान के खेती में क्या होता है, पूरा चारों तरफ पानी भरा पड़ा होता है, अब बस चारों कोने पर ले जाके क्या करना है, 2 ढक्कन 3 ढक्कन डाल दीजिए। वो लिक्विड, वो रसायन पूरे खेत में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। अब फैलने के बाद यहाँ आपकी फसलें लगी हुई हैं, फसलों को तो कुछ हद तक नुकसान पहुंचाता ही है, ज्यादा नहीं पहुंचाता है, इस कारण से आपको इसका असर आपके फसल पे नहीं दिखाई देता है। ठीक है, बहुत थोड़ा बहुत असर पहुंचाता है। अब थोड़ा बहुत असर क्या पहुंचाएगा, क्या वो रसायन आपके फसल में प्रवेश नहीं करेगा क्या? ठीक है, अब सीधा सा जैसे अभी आपने क्या बोला क्रिस्टल जीन की बात, कि क्रिस्टल जीन जो है आपके साधारण माध्यम में कोई असर नहीं दिखाता है, क्षारीय माध्यम में असर दिखाता है, लेकिन साधारण माध्यम में जिसमें रखे कुछ तो मात्रा उसकी रही होगी ना वहां पे। ठीक है, नहीं घुला है तो नहीं घुला। वैसे ही आपने जो रसायन डाले हैं घास मारने वाले, आपके फसलों तक तो पहुंचे, भले इस फसल को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन इन फ्यूचर आप इस फसल को यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। हमने जो रसायन डाला उस रसायन के डालने की वजह से चारों तरफ मिलने वाले घास तो मर गए, चलो घास खत्म हो गए इसमें से, लेकिन क्या वो रसायन मेरे मृदा में रह गए क्या? आने वाले भविष्य में मेरी मृदा की उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी, है ना। अगर अभी 1 बीघा है, 1 बीघा में हमको 40 बोरा धान होता है ना, 2-4 साल 5 साल के बाद ये दर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटने लगेगा। अगले साल से उसके अगले साल से आप देखोगे कि 40 बोरा होता था, अभी 38 बोरा होने लगा, और आगे जाते जाते और कम होने लगेगा धीरे धीरे।
ठीक है। तो ये उपजाऊ क्षमता भी कम करती है, किसकी? मृदा की उपजाऊ क्षमता। और साथ ही साथ पादप की उत्पादकता पे भी असर लाता है। दो कारण हो गए हमारे पास। तीसरा, इनसे जुड़े हुए हैं हम लोग, क्यों? क्योंकि ये क्या है? उत्पादक है, हम लोग क्या है? उपभोक्ता है ना। कहीं ना कहीं पढ़ा है ना कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, ठीक है। तो हम इसके उपभोक्ता हैं, हम इस पर निर्भर हैं। जब इसका सेवन करेंगे तो हमारे ऊपर एक और असर दिखता है, जो हमारे जनन के चैप्टर से संबंधित है। बताया था ये बात जब जनन का चैप्टर पढ़ा रहे थे। ये वो रसायन होते हैं जो किसी काम को तीव्र कर देते हैं, सीधा सा किसी काम को क्या कर देते हैं बाबू? ये फास्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे घास मरने वाला था, ठीक है, लेकिन उस काम को तेज करा देंगे, ये घास बहुत तेजी से मर जाएगा, ठीक है। और कुछ रसायन होते हैं जो पौधे को हम ग्रो कराने के लिए डालते हैं, यानी पौधे की वृद्धि को बढ़ाने के लिए डालते हैं। पौधा तो काफी तेजी से बढ़ जाता है, ठीक है, उसका सेवन कौन कर रहा है? हम स्वयं कर रहे हैं। अब उसके सेवन से वो रसायन हमारे अंदर जाते जाते धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? कंज्यूम हो रहे हैं। इसका कारण है कि हमारा जो एडोलेसेंस की बात करते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? अरे हिंदी में हाँ, किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था वे अवस्था होती है जिसमें एक नर और एक मादा जो होते हैं, अंदर से बात करें तो युग्मक उत्पन्न करने लगते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं या एडल्ट फेज कहते हैं। ये एडल्ट फेज पहले बहुत लेट से हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है? 12-13 साल जाते जाते, चाहे एक लड़कियों को कहिए या फिर एक लड़के को कहिए, कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या दिखने लगता है? एडोलेसेंस दिखाई देने लगता है। कुछ लक्षण ऐसे दिखाई देने लगते हैं जिससे ये समझ में आने लगता है कि ये लड़का कहीं ना कहीं क्या हो गया? सयाना हो गया। बात समझ में आती है? तो ये सब कुछ के जिम्मेदार क्या है? हम लोग स्वयं हैं। इसी कारण से बायोटेक ने क्या किया बाबू? कि ऐसी खेती उत्पन्न कराई जिसमें रसायन क्या होंगे? कम होंगे। रसायन कम होंगे तो इससे हमारा भविष्य क्या होगा? सुरक्षित होगा, ठीक है। अब कुल मिला जुला कर हम क्या करने वाले हैं? रासायनिक खेती छोड़ करके इस पर आने वाले हैं बायोटेक पर, यानी कि एक ऐसी खेती करेंगे जो निर्भर होगी पूरी तरीके से जैव प्रौद्योगिकी पर। तो आप हेडिंग में लेकर आइएगा क्या? पीड़क प्रतिरोधी पादप। पीड़क प्रतिरोधी पादप कृषि कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उसमें जो पादप तैयार करेंगे हम लोग, पीड़क प्रतिरोधी, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। पीड़क प्रतिरोधी प्लांट हो गया हेडिंग। चलो अब जरा इस लाइन को पहले समझे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या बच्चा? पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने ना मूवी वगैरह में देखा होगा एक बात कि पेस्ट कंट्रोल से हैं हम लोग, या शहरों में अगर जाओगे ना तो वहां पे पेस्ट कंट्रोल वाले होते हैं। अब ये पेस्ट कंट्रोल क्या? किसी मूवी में नहीं देखा? वो पेस्ट अलग होता है, वो PAST होता है, ये PEST है, ठीक है। वो जो आप पेस्ट कह रहे हो वो ये है PAST, पेस्ट। इसका मतलब होता है चिपकाना, ठीक है। यहां पे पेस्ट का मतलब, हालांकि हिंदी में कहेंगे तो क्या आएगा? पीड़क। रेसिस्टेंस माने प्रतिरोधी, प्लांट माने पादप। अब देखो पीड़क शब्द उसके लिए है, उन जीवों के लिए है, उन कीटों के लिए। देखो अक्सर दिमाग में आता है कि पीड़क माने कीट, नहीं, कीट नहीं, कीट के अलावे भी और अन्य जीव जिनसे कहीं ना कहीं मनुष्यों को क्या बच्चा? नुकसान है, ठीक है। अब ये आपके कॉकरोच हो सकते हैं, मक्खियां हो सकती हैं, मच्छर हो सकते हैं, कोई कीट हो सकता है, चूहा हो सकता है, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ हो सकता है जिससे क्या है? हमारा नुकसान है, ठीक है। तो ये पेस्ट कंट्रोल वाली बात कैसे आई कि शहरों में जाओगे, जैसे नालियां साफ करने वाले लोग होते हैं ना, वैसे ही पेस्ट कंट्रोल वाले भी लोग होते हैं। वो आपके घर में यदि छिपकली की संख्या बढ़ गई हो ज्यादा, कॉकरोच की संख्या बढ़ गई हो, चूहे ज्यादा हो गए, तो उन ऑफिस में फोन कर देते हैं, वे लोग आते हैं, 4-5 लोग दवाइयां वगैरह लेकर के आपके घर से छिड़काव उड़काव करके उन सबको हटा करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट का मतलब वही आता है कि वे सारे जीव जंतु जिनसे हमारा क्या नुकसान है, उन सभी को क्या कहते हैं? पेस्ट कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं उनको? पीड़क, जिनसे हमें क्या हो रही है? पीड़ा हो रही है, समस्या हो रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे बाबू? हम एक ऐसा प्लांट बनाने वाले हैं जो क्या करेगा कि स्वयं, अभी तक हम क्या करते आ रहे थे? ये हमारा पादप, हमारे पास प्लांट है, कोई दिक्कत हो रही थी, कोई कीट लग रहा था, किसी प्रकार की समस्या हो रही थी, हम सीधा क्या कर रहे थे? रसायन डाल रहे थे। और ये रसायन क्या कर रहा था? इसके अंदर एक क्षमता उत्पन्न कर रहा था। इस क्षमता को क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोधी। सीधा सीधा क्या हो गया यहाँ पे कि जो रसायन हम डालते हैं, इस रसायन के वजह से ये कीट यहां से हट जाएगा, वो जो नुकसान इस पौधे को दे रहा है वो यहां से हट जाएगा, वो प्रतिरोधी हो जाएगा,
बात समझे? यानी कि ये रसायन क्या करता है, इसके अंदर एक प्रतिरोधकता क्षमता उत्पन्न करता है, जिस कारण से इस पर कोई जीव आकर के इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन इस रसायन से नुकसान तो किसका हो जा रहा है, हमारा स्वयं का नुकसान हो जा रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं कि ऐसा प्रतिरोधी क्षमता तो लाएंगे जो रसायन की वजह से आ रहा था। क्षमता रहेगा तभी तो इस पर कोई कीट नहीं लगेगा, लेकिन ये क्षमता हम रसायन की वजह से नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर से जो रसायन हम डालते थे इसका नुकसान डायरेक्टली हम पर होता था। हम एक ऐसा पौधा ही बना देंगे ना कि अंदर ही अंदर उसके अंदर कुछ ऐसे रसायन होंगे जिस रसायन के वजह से इसके अंदर क्या मिलेगी, प्रतिरोधी क्षमता मिलेगी। अभी तक हम बाहर से डाल रहे थे, लेकिन बाहर से डालने से हमारा स्वयं का नुकसान हो जा रहा है। हम पौधा ही ऐसा बना देंगे कि इसके अंदर ही वो रसायन होंगे जिस कारण से ये क्या होगा, प्रतिरोधी क्षमता दिखाएगा। किसके खिलाफ? पीड़क के खिलाफ, है ना, उन कीटों के खिलाफ, उन जीवों के खिलाफ जिनसे इस पौधे को नुकसान हो रहा है। तो ऐसे पौधे बनाते हैं हम जिनको कहते हैं क्या बाबू, पीड़क प्रतिरोधी पादप या पीड़क प्रतिरोधी प्लांट। बात पल्ले पड़ी? अब बनाने चले। टॉपिक का मतलब समझ में आ गया ना कि पीड़क प्रतिरोधी पादप का मतलब क्या होता है, ऐसे पादप बनाना जो स्वयं अपनी रक्षा कर सकता है। किससे? पीड़कों से। उसे बाहर से किसी प्रकार के रसायन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इससे फायदा क्या है हमारा, तो धीरे धीरे आने वाले भविष्य में जिन रसायनों का प्रयोग किया जाता है पादपों पे, उन रसायनों के प्रयोग में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। बात समझे? इनसे फायदा क्या हुआ हमारा कि भाई धीरे धीरे आगे चलते चलते क्या हो जाएगा कि जो रसायन अभी आज किसान इस्तेमाल में ले रहे हैं, अगर ऐसे पौधे आने लगे तो फिर रसायन की जरूरत पड़ेगी क्या हमें? नहीं। तो ये हमारा क्या है, फायदा है। कभी कभार ये पूछता है कि पीड़क प्रतिरोधी पादप तैयार करने से क्या फायदे हैं, तो वो फायदे आप खुद से लिख पाओगे, 2-4 फायदे आप लिख दीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्या करने, पीड़क प्रतिरोधी पादप बनाने। इसमें सबसे पहला हम बनाने वाले हैं क्या, बीटी कपास, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बीटी कॉटन। ठीक है, चले आगे, सुने जरा ध्यान से। अब बीटी कॉटन की बात कर रहे हैं, कपास के पौधे की बात कर रहे हैं। कपास का पौधा देखा तो नहीं होगा आप लोगों ने, देखें कहीं कहीं लोकल में देखने को मिल जाता है। ठीक है, छोटे छोटे बॉल की तरह होते हैं, वो बॉल परिपक्व हो जाएंगे, सूख जाएंगे तो वो फट जाते हैं, अंदर से रुई निकल जाता है। ठीक है, फिर उस रुई का प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं, रेशे बनाते हैं, फाइबर बनाते हैं, फिर उस धागे का प्रयोग करके कपड़े वगैरह तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो बॉल्स होते हैं इसके कपास के, ठीक है, जिसके अंदर क्या भरे पड़े हैं, कॉटन, रुई भरे पड़े। ठीक है, इन बॉल पर लग जाते हैं क्या, कीट, जिनको बॉलवॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, बाद में आएगा वो सब चीज, अभी छोड़ देते हैं। अब क्या होता है कि इस कपास के पौधे पर लग जा रहे हैं कुछ कीट, वो कीट क्या कर रहे हैं, इस कपास के पौधे को संक्रमित कर रहे हैं। चलो भाई, संक्रमित कर रहे हैं, हमें क्या लेना देना है, लेना देना तो है, कपड़े तो पहनते हैं हम। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस कपास के पौधे को ना बचाऊंगा तो आगे भविष्य में हमें कपड़े नहीं मिल पाएंगे, रेशे हम नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, तो हमें बचाना होगा। अब संक्रमित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आइए देखिए। अब रसायन डाल सकते हैं ना, इस पौधे पर रसायन डाल सकते, सुनो, रसायन डाल सकते हैं, लेकिन नुकसान हमारा हो जाएगा, तो रसायन का उपयोग कतई नहीं करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, देखो अभी अभी हमने पढ़ा था क्या, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। अब डिटेल अभी नहीं, बैसिलस थुरिंजिएंसिस के पास क्या मिल रहा था, एक क्राइजीन। ये क्राइजीन क्या कर रहा था, क्रिस्टल बना रहा था, और क्रिस्टल के रूप में क्या बना रहा था, प्रोटीन बना रहा था, जिसको हम शॉर्टकट में क्राई प्रोटीन भी कहते हैं, या फिर सीधा सीधा क्या कहा कि प्रोटीन बना रहा है, वो किस रूप में बना रहा है, क्रिस्टल के रूप में। अब ये जो प्रोटीन बना है ये एक साधारण माध्यम में कैसा है बाबू, अघुलनशील है। लेकिन इस क्रिस्टल प्रोटीन को यदि क्या मिल गया, क्षारीय माध्यम, तो इस क्षारीय माध्यम में क्या हो जाएगा, ये घुलनशील हो जाएगा। घुलनशील जैसे ही होगा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बाबू, जहर में। तो बस यहाँ पर एक ही बात ये याद रखनी है कि ये जहरीला कब होगा, कि जब इसको क्या मिलेगा, क्षारीय माध्यम। क्षारीय माध्यम के अलावा कहीं भी ये जहरीला नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, तो कपास का पौधा लेने वाले हैं। ठीक है, अब कपास का कौन सा पौधा लेंगे, जो पहले से बड़ा है उसको लेंगे क्या, जो छोटा है या अभी उसने जन्म भी नहीं लिया। ठीक है, या फिर आप ऐसा कहो कि जब कपास का पौधा बनने वाला है, भाई जाहिर सी बात है निषेचन तो होगा उसमें। ठीक है, तो जब निषेचन हो गया, जब युग्मन जब बन गया, उसी दौरान क्या करेंगे हम लोग, उसमें इस क्राइजीन को प्रवेश करा देंगे। अब कैसे प्रवेश कराएंगे, क्या करते हैं, ये सब कुछ हमने पिछले चैप्टर में खत्म कर लिया।
बात समझ में आई ना, कि कैसे अपने जीन को, अपने वांछित जीन को किसी पादप में भेजते हैं। क्या ये बात हमने पहले से क्लियर कर रखी है? बोला भी था कि ये बात दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ये सब कुछ पिछले चैप्टर में रह गया कि अपने वांछित जीन को जंतु में कैसे भेजते हैं, अपने वांछित जीन को पादप में कैसे भेजते हैं, अपने वांछित जीन को जीवाणु में कैसे भेजते हैं। ये सब कुछ की कहानी खत्म कर ली हमने, इसलिए यहाँ पर कोई डिबेट नहीं। सीधा सीधा क्या, ये हमारे पास हमारा वांछित जीन है। कौन है ये वांछित जीन? क्राइजीन। अब इसी को क्या करेंगे, किसी की संवाहक की सहायता से, यानी कि किसी वाहक की सहायता से, या तो डायरेक्टली भी भेज सकते हैं। तरीका हमारे पास दोनों है। अब किसी माध्यम से हमने क्या कर लिया कि इस कपास के पादप में क्या प्रवेश करा देंगे हम लोग? क्राइजीन। अब ये क्राइजीन जाकर के क्या करेगा बाबू, तो क्या कपास के पौधे की, मैं अगर यहाँ पे कोशिका बनाऊं, सपोज ये कपास के पौधे की कोशिका है, ठीक है, तो क्या इस कपास के पौधे की कोशिका में इसका डीएनए मिल रहा होगा क्या? ठीक है, और हमने अपना वांछित जीन इसके अंदर प्रवेश करा दिया इस कपास की कोशिका में। ये लो, ये हमारा वांछित जीन, ठीक है। अब जहां पर इसको अपनी संरचना पूरक दिखाई देगी, क्या वो जाकर के इस डीएनए के साथ जुड़ जाएगा? क्या जुड़ गया? ये डीएनए अपना उत्पाद बना रहा होगा, इसके साथ साथ मेरा वांछित जीन भी जुड़ा है, तो ये भी उत्पाद बनाएगा। चलो, अब ये देखो, ये कपास का पौधा वृद्धि कर गया, इसमें अपने जो भी संरचनाएं बन रही हैं, ठीक है। अब हमारा जीन भी इसकी प्रत्येक कोशिका में है, ठीक है। तो मेरे द्वारा दिए गए जीन का उत्पाद क्या है, जरा देखो तो, प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन के रूप में क्या बनाएगा? क्रिस्टल बनाएगा। क्या इसकी प्रत्येक कोशिका में चारों तरफ वो क्रिस्टल बने होंगे? क्या बने होंगे? क्यों? क्योंकि हमने इसकी पहली कोशिका में ही क्या डाल दिया था, अपना जीन डाल दिया था। और मेरा जीन क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। चलो, इसने प्रोटीन बना दिया। अब प्रोटीन किस रूप में बनाया होगा बच्चा? क्रिस्टल के रूप में बनाया होगा। और वो क्रिस्टल कैसा होगा? अघुलनशील होगा। क्यों होगा अघुलनशील? क्योंकि पादप में कहीं भी क्षारीय माध्यम नहीं होता है। तो क्षारीय माध्यम जब पादप में है ही नहीं, तो यहां पर जो अभी आपका प्रोटीन मिल रहा होगा, वो किस रूप में मिल रहा होगा बच्चा? ये क्रिस्टल के रूप में। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां पे शायद समस्या आ रही हो थोड़ा सा। अब जिनको आ रही है, इन्होंने पिछला चैप्टर बढ़िया से नहीं पढ़ा। क्या बोला था? कपास का पौधा लिया हमने, कपास की कोशिका ले ली, उस कोशिका में कहीं ना कहीं हमने क्या डाला? अपना वांछित जीन। तरीके बहुत सारे हैं हमारे पास डालने के, हमने डाल दिया। हमारा वांछित जीन इस कपास की कोशिका के डीएनए के साथ जाकर के जुड़ गया। अब इसका डीएनए जो उत्पाद बना रहा, वो तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ ही साथ मेरे द्वारा दिए गए जीन का भी क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। अब उत्पाद बनेगा तो जब ये पौधा धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, इस पौधे के अंदर उपस्थित इसका डीएनए और मेरा डीएनए क्या करेंगे? पहले अनुलेखन। तो अनुलेखन करेंगे तो क्या बनेगा? डीएनए से आरएनए। फिर क्या करेंगे? अनुवादन। अंत में क्या बना देगा? सारा का सारा प्रोटीन, जिसमें हमारे द्वारा डाले गए जीन का भी क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। यानी कि उसने भी क्या बना रखा है? क्रिस्टल प्रोटीन। ठीक है, अभी तक ये क्रिस्टल के रूप में इसलिए होगा क्योंकि पादप के किसी भी क्षेत्र में, यानी कि पादप के पूरे भाग में से कहीं भी क्षारीय माध्यम नहीं होता है। ये क्रिस्टल के रूप में इसमें बना हुआ है। क्या पादप को नुकसान होगा क्या किसी प्रकार का? क्या इसे पादप की वजह से जमीन को नुकसान होगा क्या? आसपास किसी जीव को नुकसान होगा क्या? किसी को नुकसान नहीं होगा। मैं अगर जाकर इस पादप को पकड़ूंगा, किसी प्रकार का कोई नुकसान होगा मुझे? कोई नुकसान नहीं है बच्चा, क्योंकि नुकसान होने के लिए क्या चाहिए? क्षारीय माध्यम चाहिए। ठीक है, और कपास के पौधे को आप जाके क्यों खाओगे पियोगे? आपका तो कोई काम ही नहीं है इससे। ठीक है, और खा पी भी गए तो कोई नुकसान नहीं आएगा। बताते हैं क्यों नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या भाई, पौधा बड़ा हो गया। अब पौधा बड़ा हो गया तो कौन आएंगे? पीड़क आएंगे। क्या करने के लिए आएगा बच्चा? भोजन लेने के लिए आएगा। क्योंकि ये तो पहले भी आया था भोजन लेने के लिए ही, लेकिन इसको खा पी कर क्या कर दिया था? संक्रमित कर दिया था। ठीक है, अब पहले खा पी के मस्त था, खाया भी, दूसरे से अपने घर परिवार वाले को भी बुलाया कि भाई आ जाओ यहाँ पे कपास बढ़िया, खा पी के चलते हैं। ये स्थिति थी। अब क्या होगा कि अब घूमते फिरते आया, और घूमते फिरते आया यहाँ पर एक कटा मार के खा लिया इसका, समझे, गायब कर दिया यहाँ से। अब गायब किया तो क्या होगा? चलिए देखते हैं उस जीव को। ये रहा कीट। ठीक है, कोई भी कीट है। चलो, अब कीट में क्या मिलेगा बच्चा? इसका आहार नाल। आहार नाल मिलता है ना। मुख से लेकर के गुदा तक की नलिकाकार संरचना को क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। हमारे शरीर में भी है आहार नाल। और आहार नाल की जो अंतर्भित्ति बनी होती है वो किसकी बनी? म्यूकोसा तो है ही। ठीक है, म्यूकोसा हमारे अंदर मिलता है, ये भी दिमाग में रखो। म्यूकोसा क्या है? एक प्रकार से आपका ये प्रतिजैविक का काम करता है म्यूकोसा। यहाँ पे नहीं है, ये सीधा सीधा कहां मनुष्य पे चल रहे हो बच्चा? खाया किसी कीट ने है, आप क्या करोगे इसको खा के? कुछ फायदा मिलेगा? तो कीट ने खाया ना। तो कीट के आहार नाल की बात करें या किसी भी जीव के आहार नाल की बात करें तो कौन सी कोशिका बनाती है आहार नाल की अंतिम भित्ति?
उपकला नाम सुने हो कहीं? गलती से सुना होगा आपने? अच्छा, बढ़िया से सुना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर याद रखे तो रख लीजिएगा कि आहार नाल बनी होती है बच्चा किसकी? उपकला की, ठीक है, जिसको कहते हैं इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक, ठीक है। अब क्या होगा, इसने इसको खाया था ना, ठीक है, अब खा पी लिया, अब इसको ला रहा अपने हाथ में, सॉरी आहार नाल में लेकर आया धीरे 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 धीरे। अब क्या होता है बच्चा कि किसी भी कीट का या किसी पीड़क का जो आहार नाल का माध्यम होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। अब क्या होगा, क्या इसके द्वारा खाए गए इस पौधे के भाग में क्रिस्टल जीन मिल रहा था क्या? चलो, क्रिस्टल जीन मिल रहा होगा इसमें। अब जैसे ही क्षारीय माध्यम मिला, क्या ये क्रिस्टल जो आपका प्रोटीन, सॉरी जीन बोल दिया था, क्या क्रिस्टल जो आपका प्रोटीन है क्या वो घुल जाएगा क्या इसमें? घुल जाएगा तो कैसा हो जाएगा? ये जहरीला हो जाएगा। और इस जहरीले पदार्थ के वजह से, इस विषैले पदार्थ के वजह से जो उपकला ऊतक मिल रहा है ना, मैंने क्या बोला कि जो अंतिम स्तर है ये वाला, आहार नाल की जो अंतिम स्तर है ये बनी होती है किसकी? उपकला ऊतक की। यहां पर मिलती है उपकला की कोशिकाएं, और ये जहरीला पदार्थ सीधा सीधा अटैक करेगा जाकर के किस पर? उपकला पर। उपकला की कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? छिद्रित हो जाएंगी, यानी कि सीधा सीधा इसका आहार नाल क्या हो गया? छिद्रित हो गया। अब क्या होगा, तो चारों तरफ से जो माल मसाला होगा वो सारा इस आहार नाल में फैलने लगेगा, और धीरे धीरे करके ये जीव क्या हो जाएगा? मृत हो जाएगा। भाई साहब, उसका आहार नाल ही फट गया, आहार नाल ही कहीं ना कहीं संक्रमित हो गया, ये जीव क्या कर जाएगा? मर जाएगा, मृत हो गया। अब तो ये आया था खा पी कर सूचना देने के लिए अपने घर पे कि चलते हैं और भोजन पानी पड़ा है, ये तो यहीं रह गया। अब क्या होगा, क्या कोई दूसरा आएगा इसको खाने? अगर आएंगे तो टपक जाएंगे, आएंगे तो जाएंगे। आपसे कई बार कहा है ना, देखो हर जीव का एक अपना नेचर होता है, हर जीव क्या चाहता है? अपने अस्तित्व को बचाए रखना। आपके घर में कई बार बोला ना कि चूहे बहुत ज्यादा है ना, दो चार को मार के अगना में पार दो, देखो सब गायब हो जाएगा, कौन चूहा दिखेगा नहीं वहां पे। रीजन, उसको दिख जाएगा कि मेरी जाति प्रजाति वाले यहाँ गिरे पड़े हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या खतरा है। तो वैसे ही अगर दो चार को जीव यहाँ पर आकर के गिर जाएगा खा पी कर इसको, तो बाद में आकर के कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम तो क्या करना चाहते थे? उस पीड़क को ही मारना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे ना, उस कीट को मारना चाहते थे। लेकिन इससे पहले क्या इस्तेमाल किया जाता था? रसायन, वो भी बाहर से। इस बार भी हमने कुछ ऐसा ही किया है, लेकिन वो रसायन इसके अंदर उत्पन्न करा दिया हमने। बात समझ में आई? तो ये था क्या बाबू आपका बीटी कपास, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ बोलिए। बिल्कुल बनाता रहेगा। मैं अगर बचपन में मेरे अंदर कोई प्रोटीन बन रहा था तो क्या आज नहीं बन रहा होगा? बन रहा होगा। रीजन क्या है कि वो जीन मेरे डीएनए के साथ है, तो हमने क्या किया था? अपने वांछित जीन को इसके डीएनए के साथ जोड़ दिया है ना, ठीक है। अब जोड़ दिया तो इसकी प्रत्येक कोशिका में वो डीएनए चला जाएगा, और जहां जहां पे जाएगा वहां वहां उत्पाद बनाता रहेगा, ठीक है। बिल्कुल जाएगा, काहे नहीं जाएगा। खुद से सोचो कि डीएनए क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। अगर मैंने एक बार ऐसा तैयार कर लिया ना पौधा, मुझे बार बार तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जो अगली पीढ़ी आएगी, इसका जो बीज आएगा, उसके बीज में क्या इसका डीएनए नहीं जाएगा क्या? जाएगा। और उसे डीएनए के साथ मेरा वाला जीन नहीं जाएगा क्या? जाएगा ही जाएगा। यानी कि पूरी इसकी पीढ़ी हमने सुधार दी कि नहीं सुधार दी? समझ में आई? तो ये था क्या वो बीटी कपास। इसी तरीके से हम क्या तैयार करते हैं? बीटी मक्का भी तैयार करते हैं। अब इतना याद रखना कि बीटी कपास तैयार करने के लिए हमने कौन से जीन का उपयोग किया था? क्राइजिन का। क्राइजिन के बाबू कुछ प्रकार होते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं। क्राई मुख्यतः 3 प्रकार आपको पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहला क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकेंड एबी, और जब ए बी आ गया देखो सेकंड वाला तो फर्स्ट वाला भी आना चाहिए ना, तो क्राई फर्स्ट ए बी, ठीक है। अब इनमें से इसको याद रखिए, इन दोनों को, कि क्राई फर्स्ट ए सी और क्राई सेकंड ए बी, ये दोनों इस्तेमाल किया जाता है क्या बनाने के लिए बच्चा? कपास। कैसा कपास? बीटी कपास, ठीक है। और ये जो आपका क्राई फर्स्ट ए बी है, इसका इस्तेमाल किया जाता है आपका बीटी मक्का तैयार करने में। मक्का का कभी दाना देखे हो? मक्का को देखिएगा कि मक्का सब बाहर से ठीक लग रहा है, जब उसको आपने छीला ना, उसके एक एक दाने में छेद हो जाता है। वो छेद किया है कि कीड़े ने, जिसका नाम है मक्का छेदक, ठीक है। हिंदी में कहते हैं उसको क्या? मक्का छेदक कहते हैं, ठीक है। अब वो मक्का छेदक क्या कर रहा है? मक्के के पौधे को नुकसान पहुंचा रहा है। अभी एक दाने को खाया, उसको मजा आया, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे सब दाने को पूरा क्या करेगा? खा कर छिद्रित कर देगा। चलो ठीक है। कभी आपने ऐसा भी देखा होगा, घर में गेहूं रखा हुआ है, गेहूं में क्या लग जाता है? घून क्या करती है? पूरे गेहूं को देकर चाल देती है। मम्मी लोग कहती है ऐसा चाल देती है, हालांकि चाल देती है कहने का मतलब गलत हो जाता है,
कहने का सेंस क्या है, उसको पूरे क्या कर देगी, छिद्रित छिद्रित कर देगी। अब सोचो अगर वो कीरी या जो भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, घुन, हाँ ठीक है, घुन या कीरी जो भी हो, अगर वो एक गेहूं का दाना खाती या वहीं पे मर जाती, तब अपनी संख्या बढ़ा पाती क्या? मेरा गेहूं खराब होता क्या? नहीं। तो वैसे ही क्या हो जाएगा कि अगर मैंने क्राई फर्स्ट एबी जीन को क्या कर दिया, मक्का के कोशिका में डाल दिया, तो वो कोशिका धीरे धीरे क्या करेगी, पादप का निर्माण करेगी। उस पादप के प्रत्येक कोशिका में क्या मिलेगा, क्राई फर्स्ट एबी। अब ये तीनों के तीनों सेम काम करती हैं, बशर्ते अंतर क्या है कि हम इन दोनों का इस्तेमाल कपास में करते हैं, इसका इस्तेमाल मक्का में करते हैं। अब क्यों ऐसा किया गया होगा, जाहिर सी बात है बाबू कि इन दोनों ने, जैसे होता है ना कि आप पैरासीटामोल खाए, आपको सूट नहीं किया, किसी को सूट कर गया, तो बस वही है कि इन डाला गया था तीनों को बारी बारी। अब ये दोनों सूट कर गए किसके लिए, कपास के लिए, और कपास में ये दोनों सूट नहीं कर रहे थे तो इनको डाला गया, तो इनसे काम हो गया, ठीक है, मक्का में। तो बस यही काम अब मक्का में भी जाएगा, ये क्या, क्राई फर्स्ट एबी, तो मक्का में भी जाएगा तो क्या है भैया, क्राइजिन है। क्राइजिन का क्या है, ये प्रकार है, क्या बनाएगा, क्रिस्टल प्रोटीन। मक्का के पूरे पौधे में क्या भरा पड़ा है, क्रिस्टल प्रोटीन। कोई दिक्कत नहीं है मक्का के पौधे को, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, सपोज कि हमने उस मक्के को खा लिया, क्योंकि कपास तो आप नहीं खाओगे, मक्का तो खाओगे ना, ठीक है, मक्के को हमने खा लिया तो हमारे अंदर क्या चला जाएगा बच्चा, क्राई फर्स्ट एबी गया, कि इसके द्वारा बनाया गया क्रिस्टल प्रोटीन गया, ये जीन तो नहीं गया, आपके अंदर क्या गया बाबू, इसके द्वारा बनाया गया क्रिस्टल प्रोटीन। अब ये प्रोटीन जब हमारे अंदर जाएगा तो किस रूप में गया है, क्रिस्टल के रूप में, और वो क्रिस्टल हमारे अंदर अघुलनशील होगा, कारण कि हमारे जो आपके आहार नाल होते हैं ना, उसका जो माध्यम हो कैसा है, अम्लीय है ना। हमारे आहार नाल की बात करें तो हमारा आहार नाल अम्लीय है, कभी भी ये घुलेगा नहीं। हमारे अंदर जब घुलेगा ही नहीं तो हमारे अंदर नुकसान पहुंचाएगा, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ, अगर वही मक्का के दाने पर आकर के कोई कीट लग जाएगा तो कीट जैसे ही मक्का के दाने को खाएगा, उसके अंदर भी क्या जाएगा, क्रिस्टल प्रोटीन, और जैसे उसके अंदर क्रिस्टल प्रोटीन जाएगा, उसके अंदर क्या मिल जाएगा, कहाँ क्या, ये रहा क्षारीय माध्यम, क्षारीय माध्यम मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, घुलनशील, और घुलनशील होगा तो क्या बन जाएगा, वो जहर बनेगा तो उसका तो स्वाह हो जाएगा। तो ये थी कुछ कहानी आपके बीटी के द्वारा, यानी कि बैसिलस थ्रेंजिएंसिस के द्वारा बनाए गए कुछ पीड़क प्रतिरोधी पादप।